हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट क्लासेस। तो मैं आपका टीचर आदित्य आज आपके सामने स्टार्ट करूंगा एक नई सीरीज जो कि आपकी बेस्ड हुई किस पे, एनसीईआरटी बुक पे। तो हम एक एक करके जो भी एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर हैं उसको एनसीईआरटी बुक्स को देखेंगे। उसमें हम एक्टिविटीज को देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको देखेंगे, जिससे कि आपका एक बार में ही सारी चीजें क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए और आपको एनसीईआरटी बुक के जो जो मेन मेन पॉइंट्स हो उसको आपको पता चल जाए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, आपको आज पता चल जाएगा कि एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं सब आपके रिलेटेड किससे होती है, एक्टिविटीज से होती है। इसीलिए एक्टिविटी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सारे बुक्स को भूल जाइए, साइड नोट्स को भूल जाइए, केवल और केवल एनसीईआरटी आपको एक अच्छे मार्क्स दिलाएगी। ठीक है, तो एक्टिविटी पे मत जाइए कि ये क्या एक्टिविटी है, इसको तो हम लोग कई बार देखे, नहीं हो पाया है, ये फर्जी है इसे। सारे क्वेश्चन, जो सारे नोट्स आपको बाहरी लोग बना के देते हैं, ये नोट ले लो, ये नोट्स ले लो, वो सारे किससे होते हैं आपके, वो सारे आपके होते हैं इसी से। क्लियर है बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो हमारा दूसरा चैप्टर है, वो है क्या, आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिएगा। हम्म, तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा होगा कि सपोज के लिए यहाँ पे देखिए, पहली लाइन देखिएगा। अगर आपकी फैमिली में कोई सफर कर रहा है एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी विल यू सजेस्ट हिम? लेमन, विनेगर और बेकिंग सोडा। यहाँ से देखिए, एक मार्क्स से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि एक पर्सन है जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसको क्या चीज खाना चाहिए। आंसर आपका है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि किस चीज का इस्तेमाल हम उस पर्सन के लिए करते हैं जिसको किसकी प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो। एसिडिटी क्यों हुई है? ओवर ईटिंग की वजह से। तो एसिडिटी का मतलब क्या होता है, जब हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारे पेट में क्या ज्यादा बन जाता है, एसिड ज्यादा बन जाता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो बेकिंग सोडा एक आपका क्या है, बेस है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया। आइए नेक्स्ट जानते हैं। क्या बोल रहा है, विच प्रॉपर्टी यू थिंक ऑफ चूजिंग वाइल चूजिंग द रेमेडी। तो हमने जब रेमेडी को चूज किया, तो हमने किस चीज को ध्यान में रखा, कि वो एक क्या हो, एक बेस हो। ठीक है, वो क्या हो, एक बेस हो। ठीक है, जो कि एसिड की जो एसिड को क्या कर दे, नलीफाई कर दे। ठीक है, रिकॉल वी टेस्टेड सोर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग दैम। ठीक है, क्या क्या चीजें आपने सो टेस्ट की है, क्या बीटा टेस्ट की, वो आपको जाना है। अब आ जाइए दूसरी सबसे चीज यहाँ पर, लिटमस। Litmus is a natural indicator. Turmeric is a natural indicator. लिटमस और टर्मरिक एक ऐसे इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि नेम नेचुरल इंडिकेटर, तो आपको पता होने चाहिए वो क्या है आपके, तो वो क्या है आपके, वो आपके है लिटमस और टर्मरिक। ठीक है, लिटमस और टर्मरिक। तो बेस जो होता है वो कैसा टेस्ट होता है, बीटर टेस्ट का होता है। ठीक है, और वो अपने कलर को चेंज कर देता है रेड के साथ, किसमें, ब्लू में। तो बेस क्या करता है, बेस का टेस्ट कैसा होता है, यहाँ से आप जानिएगा। बेस का टेस्ट आपका होता है बीटर, आप लोग जानते ही होंगे। और ये ब्लू लिटमस को किसमें चेंज, सॉरी, रेड लिटमस को किसमें चेंज करता है, ब्लू में। क्लियर है? अब एसिड, एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, वो सोर होता है नेचर में। और वो ब्लू लिटमस को किसमें चेंज करता है, रेड में। क्लियर है बात? तो और फिर आपका यहाँ पे दो, फिर जो जो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस लिटमस और टर्मरिक कैसा इंडिकेटर है, लिटमस और टर्मरिक आपका नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अब यहाँ से भी देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन रहा है, वो क्या है क्वेश्चन, ये देखिएगा कि आपके एक स्टेन यहाँ लग गया है कड़ी में, आपके क्लोथ पे एक स्टेन लग गया है, किसका, कड़ी का, मतलब किसी दाल का, सॉरी किसी सब्जी का आपके वो दाग लग गया है। ठीक है, आपके व्हाइट क्लोथ पे। तो जब मैंने उसको जब मैंने उसको सोप के साथ धोया, तो उसका कलर जो था वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, विच इज बेसिक इन नेचर। मतलब जो सोप है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। जब सोप को मैंने उस दाग पर लगाया तो वो दाग कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। और वो रेडिश ब्राउन क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका सोप होता है, सोप क्या है, एक आपका बेस है। ठीक है, तो एक टर्मरिक हमने क्या पढ़ा, टर्मरिक आपका नेचुरल इंडिकेटर है। तो टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, तो ये बेस के साथ कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। ठीक है,
इसीलिए जब वो सब्जी जो थी उसमें टर्मरिक था, तो जब मैंने उसको सोप से धोया तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सोप क्या है, बेस है। और वो टर्मरिक के साथ कैसा कलर देगा, और टर्मरिक क्या एक इंडिकेटर है, तो बेस के साथ कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। क्लियर है बात सभी को? चलिए, आइए नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो अभी तक आप लोगों ने ध्यान नहीं दी, उसको ध्यान देखिएगा, ठीक है, क्या चीज है वो समझिए। लिटमस एक पर्पल डाई होता है जो कि एक्सट्रैक्ट होता है किससे, एक प्लांट जिसका नाम क्या है, लीचर। ठीक है, ये एक थैलोफाइटा प्लांट होता है, इसका ये कॉमनली यूज किसमें होता है, इंडिकेटर में होता है। व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज पर्पल। जो लिटमस सोल्यूशन होता है वो नॉट एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, उसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है। और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे कि रेड कैबेज के जो लीव्स होते हैं वो होते हैं, टर्मरिक जो होता है वो होता है, और कुछ फ्लावर्स के पीटल्स, इसको नोट करिएगा, अगर एग्जाम पे पूछेगा नेम सम फ्लावर पेटल्स विच आर यूज्ड एज अ नेचुरल इंडिकेटर, तो हाइड्रेंजिया, प्यूटूनिया और जेरेनियम, ये तीन चीज आपके, हाइड्रेनिया, हाइड्रेंजिया, प्यूटूनिया और जीरेनियम, ये तीनों आपको एक किसी का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है पूछ ले, क्या पता। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ही तो दिया है। ठीक है, तो पिटस आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रेंजिया, प्यूटोनिया और जेरेनियम। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन एक, कि यू हैव प्रोवाइडेड विथ अ टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर कंटेन डाइल्यूट सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस, हाउ यू विल आइडेंटिफाई। ठीक है, तो जो एसिड होगा वो रेड लिटमस के साथ रेड ही रहेगा, और बेस के साथ उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या आपका लिटमस पेपर में। क्लियर है बात। वो बेस के साथ कैसे कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू के साथ, अगर आपको केवल कौन सा बुद्धि दिया है, रेड लिटमस दिया है। ठीक है, तो एसिड के साथ वो एसिड ही रहेगा, और बेस के साथ वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। ठीक है, अब पहली एक्टिविटी देखिए, क्या है पहली एक्टिविटी, आपसे कह रहा है collect the solution in laboratory, HCl, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, and sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, and aluminum hydroxide. Put a drop of each solution on a watch glass. सबको हमें को watch glass में डालना है, ठीक है। एंड टेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर सोन इन बिलो, इसमें से हमें इंडिकेटर्स को उसमें चेक करना है कि क्या क्या होगा। तो आप नोट करिएगा यहाँ पर क्या क्या है आपका, HCl है, आपका H2SO4 है। देखिए HCl, HCl एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी एक एसिड है, और एसिटिक एसिड भी एक एसिड है, तो ये सारे एसिड है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस है। एक मिनट, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो ये सारे नीचे वाले बेस हैं और ऊपर वाले सारे एसिड है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है आपको, ये देखिए। तो रेड लिटमस सोल्यूशन एसिड के साथ कैसा कलर देता है, रेड लिटमस सोल्यूशन एसिड के साथ रेड ही रहता है, ठीक है। और ब्लू के साथ ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनोल्फ्थालीन जो होता है वो एसिड के साथ कलरलेस रहता है, ठीक है, क्या रहता है, कलरलेस रहता है। और मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिड के साथ आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेड में। मिथाइल ऑरेंज किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। अब बेस के साथ जो लिटमस रेड था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और रेड, सॉरी, हाँ बेस है ना, हाँ, तो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू आपका किसमें रहेगा, ब्लू में ही रहेगा आपका। ठीक है, और फिनोल्फ्थालीन जो है वो एसिड के साथ आपकी कलर चेंज कर लेती है किसमें, पिंक में। किसमें चेंज करती है, पिंक में। और मिथाइल ऑरेंज आपका चेंज कर लेता है बेस के साथ किसमें, येलो में। ठीक है, तो ये आप नोट करके रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है फिनोल्फ्थालीन पूछ ले क्या कलर देता है, एसिड के साथ क्या कलर देता है, बेस के साथ। अब देख लीजिए ये किस पर है आपका, ये आपका एक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इंडिकेटर्स हमको बताते हैं कि कोई सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है, क्या करके अपने कलर को चेंज करके। ठीक है, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस पाए जाते हैं जो अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं एसिड के साथ या बेस के साथ, इसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स।
तो ऐसे इंडिकेटर जो अपने स्मेल को चेंज कर रहे हैं एसिड के साथ या बेस के साथ, तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, इसमें कुछ हम लोगों ने लिया है कि ओनियन को काटा है, ओनियन को एक प्लास्टिक बैग में रखा है, तो क्या क्या होगा। ठीक है, एक्टिविटी 2.2 है। तो लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो आपका क्या है, वो आपका ये है कि आपको पता होना चाहिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल क्या है, वेनिला, ओनियन और क्लोव। ठीक है, इनका इस्तेमाल हम करते हैं किसमें? आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। क्लियर है बात सभी को? तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो अपने ऑर्डर को, जो अपने स्मेल को चेंज कर दे एसिड के साथ या बेस के साथ, उनको हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। एग्जांपल क्या आपके? वेनिला, ओनियन और क्लोव, ये आपके एग्जांपल है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर होंगी शायद, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, और फिर हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा वो क्या होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं उसको जानेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 2.3 दी है। ठीक है, एक्टिविटी 2.3, इसमें क्या किया हमने 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हमने कुछ जिंक ग्रेनुअल्स को डाला है। व्हाट यू विल ऑब्जर्व ऑन द जिंक ग्रेनुअल सरफेस, तो जिंक ग्रेनुअल्स के सरफेस, जब भी मैं मेटल को एसिड में डालता हूँ तो एक गैस रिलीज होती है, तो मैं देखूंगा जिंक मेनिया ग्रेनुअल्स के पास हाइड्रोजन गैस की गैस रिलीज होगी। ठीक है, क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है बात? उसके बाद पास द गैस इवॉल्व थ्रू अ सोप सोल्यूशन, तो उसको मैं किससे पास करूंगा? आप नीचे देख रहे होगे, उसको हम किससे पास कर रहे हैं? सोप सोल्यूशन से पास कर रहे हैं। ठीक है, वाई द बबल्स आर फॉर्म इन द सोप सोल्यूशन, तो ये जो हाइड्रोजन गैस इस सोप बबल के अंदर आ रही है, वो हाइड्रोजन गैस जो है वाटर में डिजोल्व नहीं हो पा रही, तो वही हाइड्रोजन गैस जो है वो वाटर के फॉर्म में क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। क्लियर है भाई? वही हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल रही है, तो क्यों डिजोल्व नहीं हो पा रही है? वो सोप क्यों, वो बबल क्यों फॉर्म हो रहा है? वो हाइड्रोजन गैस की वजह से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक बर्निंग कैंडल को सूट बबल्स के पास ले जाऊंगा, तो पॉप साउंड के साथ क्या करेगी? बंद करेगी। किस साउंड के साथ बंद करेगी? पॉप साउंड के साथ बंद करेंगे। यही आप क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब यही एक्टिविटी को मुझे HCl HNO3 और CH3COOH के साथ करना है, एसिडिक एसिड के साथ करना है। तो इनके साथ तो सेम रहेगा, जो इसमें हो रहा है उसमें भी रहेगा, पर एसिडिक एसिड के साथ क्या होगा? कम हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्लियर है बात? क्या निकलेगा? कम हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से H+ आयन को रिलीज नहीं करता है, तो इसलिए क्या कर होगा? कम हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और दोनों के साथ हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा वो ज्यादा निकलेगा। क्लियर है बात? HCl HNO3 आपको ज्यादा हाइड्रोजन गैस देंगे, और ये आपको लेस हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है आपका? क्लियर है बात? तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही आप लोग करते हो कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे हम जानेंगे कि ये जो गैस रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये एक्टिविटी किस एक्टिविटी पे? एक्टिविटी 2.3 पे है। ठीक है, हम लोग क्या लेके आएंगे? बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे, वो किस साउंड के साथ रिलीज करेगी? पॉप साउंड के साथ बंद करेगी। क्लियर है बात? चलिए, तो जो हमारा हो गया एक्टिविटी 2.3 भी हमारा यही है, और 2.4 भी हमारा यही है। ठीक है, एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, रिपीट। वही जिंक कैनवस को हम किस में डाल रहे हैं? देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान दिए, एसिड के को मेटल के साथ जब मैं रिएक्ट करता हूँ तो हमेशा क्या देता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। ये चीज देखिए, यही आपने पढ़ा है कि कोई भी एसिड को अगर मैं मेटल के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या देगा? वो देगा आपको मेटल सॉल्ट देगा, और क्या देगा? गैस देगी, जो कि क्या होगी? आपकी हाइड्रोजन गैस होगी। क्लियर है बात? यही आपका 2.4 में भी है। ठीक है, आप ग्रीन ग्रेन्यूल्स को डालेंगे मेटल में तो क्या होगा? सोडियम, आप अगर बेस में भी डालते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करता है? बेस में भी डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने जिंक के साथ रिलीज किया, तो मुझे क्या दिया? सोडियम जिंकेट दिया, कौन सी गैस दिया है? हाइड्रोजन गैस दिया है। ठीक है, पर ये सच रिएक्शन नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल, सारे मेटल्स के साथ इस तरह का रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात? इसीलिए जिंक ग्रेनुअल्स का ही हम लोग इस्तेमाल करके निकाले, क्योंकि उससे बहुत ही ज्यादा वो हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, और उसको मुझे हीट देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक रिएक्शन आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि सोडियम का जब जिंक के साथ रिएक्शन किया तो मुझे क्या मिला? सोडियम जिंकेट मिला और हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा बना दिया है मैंने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट आ जाइए 2.5 पे। ठीक है, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? 2.5 है। अब इसमें देखिए, आपने अभी तक, अभी हमने किसका रिएक्शन कराया? एसिड और बेस का किसके साथ? सॉरी, मेटल के साथ।
अब हम देखिए मेटल कार्बोनेट्स को और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो एक चीज जानिएगा, जब मैं कार्बोनेट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आना है। तो जब भी मैं किसी कार्बोनेट को HCl के साथ रिलीज करता हूं तो मुझे सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और एक गैस मिलती है, जिस गैस का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी क्या कह रहा है, एक्टिविटी कह रहा है कि मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया है और फिर उसमें मैंने और एक में मैंने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब मैं डाइल्यूट HCl दोनों में डाल रहा हूँ। देखिए ये एक्टिविटी के साथ हमको बताया जा रहा है, हमको बस ये नहीं बता दिया कि ये सॉल्ट है और ये एसिड है और ये मतलब ये मेरा कार्बोनेट है, ये मेरा एसिड है, बताओ क्या रिएक्शन होगा। ये आपको एक्टिविटी के साथ बताना होगा टीचर्स को। जब टीचर्स आपको एक्टिविटी के साथ इस चीज को बताएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए एक्टिविटी सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए एक्टिविटी सारी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, आप क्या ऑब्जॉर्व करेंगे, वही आपसे पूछा है। तो जब मैं टेस्ट ट्यूब में देखिए, जब मैं सोडियम कार्बोनेट में HCl को मिलाऊंगा तो मुझे एक NaCl मिलेगा जो कि एक्वस सोल्यूशन में रहेगा, एक वाटर मिलेगा जो कि लिक्विड में रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिलेगी, गैस मिलेगी। और वही मेरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी होगा, मुझे सॉल्ट मिलेगा, मुझे वाटर मिलेगा और मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर मैं इस गैस को लाइम वाटर से पास करूं, जो कि हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होता है, तब क्या होगा। तो जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करता हूं तो मुझे एक वाइट पीपीटी मिलती है जो कि किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। किसको मैं इसी जो सोल्यूशन होता है किस में कन्वर्ट होता है, मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो जब मैं का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको पास कराऊंगा लाइम वाटर के साथ, तो लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की ने में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या होगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा जो कि इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मैं अगर मैं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराऊंगा, अगर मैं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराऊंगा तो उसकी जो मिल्कीनेस होगी वो गायब हो जाएगी। वो क्या होगी, गायब हो जाएगी। जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन को और मिलाऊंगा तो वो क्यों गायब हो जाएगी, क्योंकि वो क्या बनाएगी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, तो जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करूंगा तो मिल्की में कन्वर्ट होगी, जो कि क्या होगी, आपकी कैल्शियम कार्बोनेट होगी। लेकिन जब मैं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराऊंगा तो उसका जो मिल्कीनेस है वो गायब हो जाएगा। किसके वजह से, क्योंकि अब वो क्या फॉर्म कर दी, वो फॉर्म की है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल होता है किसमें, सॉल्युबल होता है आपके वाटर में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है, उसको मैं किससे पास कराता हूँ, लाइम वाटर से पास कराता हूँ। पर जब मैं एक्सेस CO2 पास करा देता हूँ तो उसका मिल्कीनेस गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है, क्योंकि वो एक चीज बनाता है जो कि क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या होता है, सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। किसमें सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, इसीलिए। क्लियर है बात। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अभी तक हमने हाइड्रोजन का टेस्ट देखा, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट देखा, इंडिकेटर्स को जाना, सारे ही सारे किसके थ्रू जाना, एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, तो ये देखिए कॉमन चीज दे दिया है कि अगर मैं मेटल कार्बोनेट को और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ मिक्स करूंगा तो मुझे सॉल्ट मिलेगा, मुझे गैस मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और मुझे क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, एक्टिविटी 2.6 से थ्रू हम लोग जानेंगे। तो हम एक लेंगे HCl और एक में क्या लेंगे, एक 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने एक बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें कुछ ड्रॉप हमने फिनोक्सिलिन सोल्यूशन के डाले, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक में। सिंपल सी बात, किसमें कन्वर्ट होगा, पिंक में। ठीक है, फिनोप्थेलिन के साथ एड HCl टू द अबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जैसे ही मैं HCl को डालूंगा उसका कलर किस में हो जाएगा, कलरलेस बन जाएगा, वो पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाई डू कलर ऑफ फिनोप्थेलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड, क्योंकि वहां पर क्या बन गया, ज्यादा एसिड की मात्रा बन गई तो H प्लस आयन ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द above मिक्सचर, डज द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थेलिन, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वो क्यों होगा, क्योंकि अब बेस की मात्रा ज्यादा हो गई।
ठीक है, वो इस सोल्यूशन क्या हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है, तो अवर एक्टिविटी से हमने क्या देखा है, द इफेक्ट फ्रॉम बेस नलिफाइड द एसिड एंड वाइस वर्सा। हमने इससे देखा कि जो बेस का इफेक्ट होता है वो एसिड को क्या कर देता है, नलिफाई कर देता है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज, जब मैं किसी बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मुझे दो चीज मिलती है। वो दो चीज क्या है, वो है सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का लिखने का आसान तरीका क्या है, बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी मैं किसी बेस का एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, और क्या मिलता है हमको, वाटर मिलता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो यही हमको बताने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। ठीक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक। चलिए, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कोई अगर मेटेलिक ऑक्साइड लेते हैं तो अगर उसको मैं रिएक्ट कराता हूँ एसिड के साथ तब क्या होता है। तो हमने लिया है कॉपर ऑक्साइड एक बीकर में, और उसमें मैंने डाल दिया क्या, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसको मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। तो वहां पर देखिए कलर क्या चेंज होता है, ये आपको डाटा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्टिविटी 2.7, कई बच्चों का इस पर ध्यान नहीं जाता, एक्टिविटी 2.7 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो मैं कॉपर ऑक्साइड लिया है उसका कलर चेंज हो जाता है किसमें, ब्लू ग्रीन। और कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है, सोल्यूशन कलर किसमें चले जाता है, ब्लू ग्रीन। अब ये ब्लू ग्रीन किसके वजह से हुआ, ये ब्लू ग्रीन आपका हुआ है कॉपर क्लोराइड के वजह से। किसके वजह से, कॉपर क्लोराइड के वजह से। हमने क्या लिया, हमने लिया CuO, और उसके साथ क्या मिक्स कराया है, HCl मिक्स कराया है। क्या मिला आपको, कॉपर क्लोराइड मिला है और H2O मिला है। तो यही जो कॉपर क्लोराइड है ये किस कलर का होता है, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आता है कि मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया है उसको एक एसिड के साथ मिलाया है, या ऐसे दे दे मैंने एक मेटल ऑक्साइड लिया है ए जो कि ब्लैक कलर का है, उसको मैंने एक चीज के साथ मिलाया है, किसी एक कंपाउंड के साथ जो कि सोडियम टेस्ट होता है बी, और जब मैं उसका मिक्सर कराया तो मुझे कंपाउंड मिला सी जो कि इस कलर का है, और वाटर मिला। तो जब आपको ये पता होगा यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर का होता है, HCl है, CuCl2 किस कलर का, ब्लू ग्रीन कलर का है, तब जाके आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ये किस कलर का होता है, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ठीक। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.7, एक्टिविटी 2.7 नोट कर लीजिएगा। ठीक। चलिए, क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर कि हमें कर्ड को या सोर्स सब्सटेंस को किसी ब्रास या कॉपर वेसल में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ब्रास और कॉपर दोनों ही क्या है, मेटल होते हैं, और कर्ड क्या है, एसिड है। तो एसिड जब बेस के मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, वो खाने को स्पॉइल कर देगा, वो खाने लायक नहीं रहेगा। ठीक है। विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एसिड, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस effervescence, the gas extinguish the burning candle. Write the balance equation। CO2 क्या है, CO2, जो CO2 होता है वो आपका क्या करता है, वो कैंडल को बुझा देता है। ठीक है। चलिए, अब है एक्टिविटी 2.8, क्या है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। सारे एसिड और सारे बेस में कॉमन क्या है, एक्टिविटी के थ्रू आपने जाना होगा, लेकिन इसको एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। ठीक है, हमने एक सोल्यूशन लिया है ग्लूकोज का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का, हमने ये लिया है। ठीक है, हमने दो नेल लगा दिया है, और उसमें 100 मिलीलीटर बीकर में, और उसको कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट बैटरी से थ्रू अ बल्ब। हमने उसको बैटरी से करके बल्ब से कनेक्ट कर दिया। नेल लगाया, वहां से मेटल वायर लगाया, यहाँ पे बैटरी लगाया, यहाँ पे बल्ब लगाया, यहाँ पे स्विच है, और ये जाके इसमें है। ठीक है। अब इसमें हम एक डाइल्यूट HCl डाल रहे हैं इन द बीकर में। ठीक है, फिर उसको मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कर रहा हूँ। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि बल्ब जो होगा वो क्या कर रहा होगा, ग्लो करेगा। बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विथ ग्लूकोज एंड अल्कोहल। और जब मैं ग्लूकोज को लूंगा और अल्कोहल को लूंगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, HCl लूंगा, H2SO4 लूंगा तो बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन जैसे ही मैं ग्लूकोज लूंगा, अल्कोहल लूंगा, बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नो इट विल नॉट ग्लो। अब
क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसको जानते हैं। The bulb will start going in case of acid, ठीक है, but you will observe that the glucose and alcohol solution do not conduct electricity। जैसे मैंने ग्लूकोज अल्कोहल को डाला, बल्ब बल्ब अब ग्लो करना नहीं चालू किया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये जानते हैं। देखो, एसिड कंटेन्स H प्लस आयन एस कैटायन and anion such as Cl minus in HCl, NO3 in HNO3, and SO2 minus 4 in H2SO4, CH3COOH in CH3COOH, since cation present in acid is H plus आयन। आप जितने भी एसिड देख रहे होगे वहां पर जो कैटायन है वो क्या है आपका H प्लस है, जितने भी एसिड है, ठीक है। लेकिन क्या आपने एसिटिक एसिड में देखा, तो ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि जितने भी एसिड होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी एसिड होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन, जो कि आपका क्या H प्लस है, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। लेकिन जो ये CH3COOH है ये भी प्रोड्यूस करेगा, पर इसमें जो हाइड्रोजन आयन है वो उतने ज्यादा स्ट्रांगली नहीं प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। वो जो रिलीज करेगा H प्लस आयन वो बहुत ही कम रिलीज करेगा, ठीक है। इसलिए वो क्या है आपका एक वीक एसिड हो जाएगा आपका, ठीक है। एसिटिक एसिड कहते हैं इसको हम, ठीक है। यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ, अभी आगे चलेंगे इसको तो और अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है। रिलीज तो ये भी करेगा पर उतने से रिलीज नहीं करेगा। अब What happened to acid और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन, क्या होगा जब मैं एसिड और बेस को एक वाटर सोल्यूशन पे लूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मैंने 1 ग्राम, अच्छा यहाँ पर आपको समझ में आया ना, क्या रिलीज करेगा, सारे एसिड क्या रिलीज करते हैं, H प्लस आयन रिलीज करते हैं, और एसिटिक एसिड जो होगा वो कंप्लीटली H प्लस आयन को नहीं रिलीज करता है, इसलिए वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे। अब जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि एसिड और बेस होकर मैं वाटर सोल्यूशन लाऊंगा तो क्या होगा। तो देखिए, मैंने 1 ग्राम लिया है NaCl, मतलब नमक लिया है, ठीक है, और उसको मैंने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब पे डाला है, ठीक है। हमने उसके अंदर क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया, क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, क्या इस डिलीवरी ट्यूब से कोई गैस निकल रही होगी, ये बताना है हमको। क्या बताना है कि क्या उस ट्यूब से कोई निकल रही होगी गैस। तो देखिए, रिएक्शन देख लेते हैं पहले। हमारे पास क्या है, NaCl है, हमने क्या लगाया, H2SO4 डाला उस पर, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको मिलेगा HCl प्लस Na2SO4। तो ये जो HCl है ये आपका क्या होगा, गैस होगा। HCl क्या है, गैस है। तो यहाँ से जो गैस हमको मिल रही होगी वो क्या मिल रही होगी, HCl मिल रही होगी, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने, इज देयर अ गैस कमिंग आउट, हाँ आ रहा है भाई, कौन सा गैस आ रहा है, HCl आ रहा है आपका, ठीक है। अब दैट द टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विथ ड्राई एंड वेट लिटमस। तो जब मैं ड्राई लिटमस को लूंगा तो वो कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन जैसे मैं वेट लिटमस को करूँ लूंगा उसका कलर किसमें चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ड्राई के साथ नहीं हुआ, वेट के साथ हुआ है, किसमें, रेड कलर में, ठीक है। अब इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, बिल्कुल भैया वेट में किया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन। तो ड्राई HCl गैस जो होता है उसके पास H प्लस आयन नहीं होता है, और HCl सॉल्यूशन जो होता है उसके पास H प्लस आयन होता है। क्लियर है बात। जब जो ड्राई HCl होता है उसके पास H प्लस आयन नहीं होता है, पर जो सोल्यूशन होता है उसके पास H प्लस आयन होता है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर एक चीज, अगर क्लाइमेट बहुत ज्यादा ह्यूमिड है तो हमको एक गार्ड ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, और इस गार्ड ट्यूब के अंदर क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, जो कि ड्राई कर देता है गैस को, ठीक है, जो गैस को क्या कर देता है, ड्राई कर देता है। चलिए, तो इस सारे एक्सपेरिमेंट से हमने क्या समझा, सारे एक्सपेरिमेंट से क्या समझा, तो सारे एक्सपेरिमेंट से हमने ये समझा कि जब भी मैं किसी एसिड को पानी में डालता हूं तो क्या रिलीज करता है, वो H प्लस आयन को रिलीज करता है। वो किसे रिलीज करता है, H प्लस आयन को रिलीज करता है। पर ये H प्लस आयन अकेले नहीं रह सकते हैं, तो ये किसके साथ मिल जाते हैं, ये वाटर, ये बट दे कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, बट दे मिक्स विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल जाते हैं। और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके हाइड्रोनियम आयन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, कि वाटर के साथ मिलके वो क्या बनाता है,
और H प्लस आयन क्या इन अलोन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो कौन सा आयन है? हाइड्रोनियम आयन। कभी आपको H प्लस नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, जो कि H3O प्लस होता है। ठीक है। अब जब मैं बेस की केस की बात करूंगा, तो बेस की केस में ये क्या करेगा, ये मुझे जो आयन देगा वो क्या देगा? OH माइनस आयन देगा। ठीक है। तो बेस को जब मैं पानी में डालता हूँ, तो जो मुझे आयन मिलता है वो क्या मिलता है? OH माइनस आयन मिलता है। ठीक है। और एसिडिक केस में H प्लस आयन मिलता है। तो यहाँ से आप सीधा सिंपल से जान लीजिए, एसिड आपको क्या देता है? H प्लस आयन देता है, और बेस क्या देता है? बेस क्या देता है? OH माइनस देता है। और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, जो कि ये होता है। ठीक है। अब आइए, तो जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं। ठीक है। जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाए उनको अल्कली कहते हैं। चलिए, अब एक्टिविटी 2.10। एक्टिविटी 2.10, हम एक बीकर में पानी लिया। अब उसमें हमने डाला H2SO4, और धीरे धीरे उसको चलाया। जब हमने बीकर को नीचे टच किया, तो क्या क्या होगा? क्या वहां पर टेम्परेचर का चेंज होगा? क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? क्या है ये हमको बताना है इस एक्टिविटी का। तो सबसे पहले, तो जैसे मैं बीकर को नीचे चेंज करूंगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा, वहां पर गर्म होगी, हीट होगा। तो वहां पर टेम्परेचर चेंज हुआ, हाँ भाई चेंज हुआ है। वो कैसा प्रोसेस? जब हीट रिलीज हुई है, तो प्रोसेस का नाम क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक है। अब यहाँ से एक मार्क्स का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। क्या है क्वेश्चन? उसको देखते हैं। ठीक है। The process of dissolving acid or base in water is highly exothermic one. जब मैं एसिड और बेस को पानी मिलाता हूँ, तो बहुत ज्यादा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। तो इसके लिए हमको बहुत ही ज्यादा क्या बरतनी चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए। क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसको देखते हैं। Acid must always added slowly to water with constant stirring. हमेशा एसिड को पानी में मिलाना चाहिए, और धीरे धीरे पानी को क्या करना चाहिए? मिलाते रहना चाहिए। क्लियर है बात? वाटर को कभी एसिड में नहीं मिलाते, हमेशा एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए। और जब मिला रहे हो, तो उसको धीरे धीरे चलाते रहना चाहिए। ठीक है। क्या होगा इससे? अगर वाटर को हम ऐड करेंगे एसिड में, तो बहुत ज्यादा स्प्लैश प्रोड्यूस होगा, जो कि बर्न कॉज करेगा। जैसे बताना, धमाका ऐसा होगा, पानी बाहर आएगा। पानी जब बाहर आएगा, तो अगर आपके बॉडी में गिरा, तो वो तो एसिड ही है ना, तो चलने की बहुत संभावना है। ठीक है। अब mixing acid or base with water result in decrease in the concentration of iron per unit volume. Such process called dilution. तो dilution क्या होता है? जब मैं वाटर को, किसको? वाटर को, जब मैं वाटर को एसिड में या बेस में मिलाता हूँ, तो इसको मैं हल्का कर देता हूँ। हल्का कैसे हो जाता है? क्योंकि इसका H प्लस जो कंसंट्रेशन होता है वो घट जाता है, और इसका OH माइनस कंसेंट्रेशन क्या होता है? घट जाता है। तो क्या हो जाता है? ये डाइल्यूशन होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। तो पानी को एसिड या बेस में मिलाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। Why do HCl, HNO3 और so acidic character in aqueous solution? Because they release H plus ion. Like alcohol do not so, because they do not release H plus ion. Why does aqueous solution conduct electricity? Because of H plus ion. Because of ions भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। Why does dry HCl gas does not? Because it do not have H plus ion. While diluting an acid, why it is recommended acid should be added to water? Not because if we add water to acid, it will be a very exothermic reaction. So to make that dissolve dilution very easy, we have to add acid into water, and we have to continuously stir the water. How is concentration of hydronium ion affected when the solution? जब जो सोल्यूशन आपका काफी डाइल्यूटेड होगा, तो इसका जो नंबर होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। और हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड एक्सेस ऑफ बेस, जब ये होगा, तो हाइड्रोक्साइड का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर मैं बेस को और मिला रहा हूँ, तो डाइल्यूशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो सॉरी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन के। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट। हाउ आर
हाउ स्ट्रांग आर एसिड और बेस सोल्यूशन, एसिड और बेस सोल्यूशन कितने स्ट्रांग है ये जानना है। तो इसको जानने के लिए हम लोग एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, पीएच स्केल होता है। ठीक है, पीएच स्केल में जो पी स्टैंड होता है वो पोटेंस के लिए स्टैंड होता है, जो कि एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है पावर। और पीएच स्केल में जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। जो 0 होता है वो वेरी एसिडिक होता है, और जो 14 होता है वो वेरी अल्कलीन सोल्यूशन होता है। पीएच शुड बी थॉट सिंपली एज विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। पीएच हमको बताता है कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। अगर ज्यादा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन है, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज पीएच वैल्यू। अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो उसका जो पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो जो नेचुरल सोल्यूशन होता है उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल वो आपका एसिडिक होता है। अगर 7 से नीचे आपका वैल्यू है तो वो एसिडिक है, और 7 से ऊपर है तो क्या आपका बेस है। ठीक है, इसको इंक्रीज करते हैं हम लोग OH माइनस कंसंट्रेशन से। चलिए, यहाँ पे आपके नीचे दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो आपका पीएच वैल्यू घटेगी। ये चीज कंफ्यूज मत होइएगा, तो वो ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला चीज है। जो अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो आपका जो पीएच वैल्यू होगा वो कम दिखाएगा। ठीक है, अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो वैल्यू पीएच वैल्यू कम रहेगी। अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो आपका ये जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, दो चीजें। अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, पीएच वैल्यू घटेगा, मतलब 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये होगा। और अगर जब वो घट रहा है तो पीएच आपका क्या होगा, बढ़ेगा। और 7 पे ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 पे आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब आइए टेबल एक्टिविटी नंबर 2.11 में। तो 2.11 में आपको चीजें दी गई हैं, जैसे सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा आफ्टर मील। बस आपको लेकिन ये करना होगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो सलाइवा बिफोर मील की जो होता है पीएच कलर क्या होगा, आपका ग्रीन होगा। ठीक है, इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 6.8 से 7.4 के बीच में होगा। और नेचर क्या होगा, सिर्फ 6.8 से 7.4 है तो स्लाइटली स्लाइटली ये एसिड टू बेसिक होगा। मतलब कुछ एसिड हो सकता है, कुछ बेस भी होता है। सलाइवा आफ्टर मील क्या होगा, येलो ग्रीन का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, येलो ग्रीन का हो जाएगा। इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो आपका 5.8 होगा। और इसका नेचर क्या होगा, 7 से कम है तो ये एसिडिक होगा। सलाइवा आफ्टर मील क्या हो जाता है, एसिडिक बन जाता है। लेमन जूस, लेमन जूस आपका क्या होगा, ऑरेंज कलर का होगा। अगर ऑरेंज कलर का है तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो 2.2 है, ये क्या होगा, एसिडिक होगा। एक्सिलेटेड एसिड, इसका जो कलर होगा आपका वो येलो कलर का होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी 4 होगी। और ये भी क्या होगा, एसिडिक होगा। कैरोट जूस, कैरोट जूस होता है वो आपका येलो ग्रीन कलर का होगा, और इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 6 होगी। तो अगर 6 है तो क्या होगा, एसिडिक होगा। कॉफी, कॉफी आपका येलो देख कलर देगा आपका। ठीक है, अगर येलो कलर दे रहा है तो वो एसिडिक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 4.5। और ये भी क्या होगा, एसिडिक होगा। टमाटो जूस, टमाटो जूस भी आपको कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू 6 से 8.5 के बीच में रहेगा, तो ये वेरी करेगा। ठीक है, कोई एक फिक्स इसका नहीं रहेगा। टैप वाटर, टैप वाटर जो होता है आपका, सॉरी, टमाटो जो होगा वो आपका एसिडिक होगा। टमाटो जो होगा वो आपका एसिडिक होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी 4.3। ठीक है, 4.3। और टैप वाटर जो होगा वो आपका ग्रीन कलर का होगा, और इसकी वैल्यू 6 से लेके 8.5 हो सकती है, जो कि वेरी करेगी। ठीक है, और जो NaH है वो आपका क्या है, रेड कलर देगा। सॉरी, NaH आपका ब्लू कलर देगा, बेस है ना तो ये ब्लू कलर देगा। और इसकी जो वैल्यू होगी वो 14 होगी। और ये आपका बेसिक होगा, HCl जो होगा ये आपका रेड कलर देगा, और इसकी वैल्यू 0 होगी और आपकी एसिडिक होगी। तो ये आपका चार्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो टैप वाटर है वो ग्रीन देगा कि भाई टैप वाटर कोई फिक्स तो रहेगा नहीं, कभी ज्यादा रहेगा कभी कम रहेगा, तो वेरी करता रहेगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देखिए बाकी सब चीजों का भी आपको कलर दिया है। जो सबसे ज्यादा ये होता है उसमें पीएच कलर उसको एकदम डार्क ब्लू शो करता है, और जो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है उसको डार्क रेड। और फिर ये धीरे धीरे ब्लू, येलो, ग्रीन, ग्रीन जो है आपका वो न्यूट्रल कलर होता है। देखिए यहाँ से 8 के ऊपर से धीरे धीरे ब्लू होना शुरू हो गया। यहाँ से ये येलो होगा, ऑरेंज होगा, फिर रेड होगा।
ये सारे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है 1.2 होता है, लेमन जूस का 2.2 होता है, प्योर ब्लड का 7.4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, और कलर्स भी इसके आ जाते हैं। ठीक है। The strength of acid and base depend on the number of hydrogen H plus ion and OH minus ion produced. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say the same number, acid that gives more H plus ion are said to be strong acid, and acid that gives less H plus ion are said to be weak acid. यही अभी मैंने आपको पहले बताया था। जो आपका HCl होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि वो ज्यादा H plus ion देगा, और जो एसिटिक एसिड होगा CH3COOH, वो आपका वीक एसिड होगा। ठीक है, क्योंकि वो कम H plus आयन देगा। ठीक है, यही यहाँ पर बता रहा है, जिस पर कंफ्यूज मत होइए। अगर पूछेगा स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, तो जो ज्यादा H plus आयन को रिलीज करे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो कम H plus आयन को रिलीज करे वो आपका वीक एसिड होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आर प्लांट एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव, बिल्कुल होते हैं। वो बहुत ही नैरो रेंज में होते हैं। ठीक है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो पीएच है स्किन का, वो कितना है, 7 से 7.8 तक। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, रेन वाटर के साथ कुछ एसिड मिल जाते हैं जो कि उसका कंसंट्रेशन 5.6 कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और यही रिवर वगैरह फ्लो करती है तो ये पीएच घटा देती है रिवर का, जिसमें कि एक्वाटिक एनिमल का सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर और देखिए, जो वीनस होता है, वीनस के पास एक थिक येलो व्हाइट कलर का क्लाउड होते हैं। वो येलो व्हाइट कलर किसके होते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। देखिए, कोई बैकयार्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन हेल्दी होगा तभी वो चीज यहाँ पर ग्रो करेगा। प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। और इसको जानने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको सॉइल लेना पड़ेगा, उसमें हमको वाटर डालना पड़ेगा, फिर उसको मुझे सेक करना पड़ेगा, फिर कंटेंट को फिल्टर करना पड़ेगा, फिर उसको यूनिवर्सल पेपर से पास कराना पड़ेगा। और यूनिवर्सल पेपर जो का कलर बताएगा वही आपके सॉइल का पीएच होगा। ठीक है, चलिए, जो आइडल सॉइल होते हैं उसके जो पीएच होते हैं वो 6 से 7 होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का इस्तेमाल होता है। जब आप ज्यादा खा लेते हैं तो एसिडिटी जब हो जाती है तो आप क्या यूज करते हो, बेकिंग सोडा को। तो जब एसिडिटी के तौर पे जब आपके पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो जिस बेस का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को कम करता है। एसिड के साथ वो बेस मिल के उस एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सॉल्ट में और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए होता है। चलिए, मोस्टली हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो पेट में अगर जलन हो रही है तो हम लोग क्या खाएंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाएंगे। ठीक है, अब टूथ डीके क्या होता है, आप लोग देखते होंगे दूर दांत जो होते हैं वो खोखले हो जाते हैं अंदर से। वो क्यों हो जाते हैं उसको जानना है। तो देखिए, टूथ इनेबल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रो एक्सीपेटाइट, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का, दोनों नाम, कैल्शियम हाइड्रो एक्सपेटाइट और कैल्शियम फॉस्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करिएगा, इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से, कुछ भी नहीं छोड़ना। हो सकता है आ जाए, क्या कर सकते हैं, हो सकता है आ जाए। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, वाटर के साथ वो डिजोल्व नहीं करता है, बट ये कोरोड हो जाता है जब पीएच वैल्यू माउथ की आपकी 5.5 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पीएच वैल्यू 5.5 से कब कम हो जाएगी, जब बैक्टीरिया जो आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड के साथ, बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड द फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं तो खाने के कुछ पार्टिकल्स आपके दांतों में फंस जाते हैं। तो जो माउथ का जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन फूड पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और आपका क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो आपका तो इनेमल क्या होता है, कोरोड हो जाता है। ठीक है, अब इसको सही करने का तरीका क्या है, आपको एक बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आपका क्या होता है, टूथपेस्ट होता है। ठीक है, जो कि उस एसिड के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके दांतों को बचाता है टूथ डीके से। क्लियर है बात, चलिए, self defense by animal and part through chemical warfare. What have you ever seen stung by honeybee? Bee sting. Bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. Use of mild base like baking soda on the stung area gives release. Stinging hair of nettle
लीव्स अ एसिड विच इज नोन एज मेथनोइक एसिड कॉजिंग बर्न। देखिए फिर वही यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको एक बीटल ने काट लिया तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, तो आप एक बेस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या होगा, बेकिंग सोडा होगा। ठीक है, जो नेटल होता है उसके पास कौन सा एसिड होता है, मेथनोइक एसिड होता है। ठीक है, नेटल एक आपका एक प्लांट होता है जो कि आपको कौन सा एसिड देता है, मेथनोइक एसिड देता है, जो कि एसिड सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। अब ये सारे के सारे याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी दो एसिड का नाम पूछ लेगा आपसे कि विनेगर में कौन सा एसिड है, तो विनेगर में एसिटिक एसिड है। ऑरेंज में कौन सा एसिड है, साइट्रिक एसिड है। टर्मरिक में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, एंड में मेथनोइक एसिड, नेटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड। ठीक है, तो ये सारे एसिड के नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। हाँ, क्वेश्चन ये सिंपल सा है, इसको देख पा के देखा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सॉल्ट्स के बारे में। किसके बारे में, सॉल्ट्स के बारे में। 2.42 हाँ, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। आपके जो नीचे सॉल्ट दिए हैं सबके आपको फॉर्मूला लिखने हैं। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला है आपका K2SO4। ठीक है, एन सोडियम सल्फेट का Na2SO4। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4। और फिर मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4। फिर आपका कॉपर सल्फेट का CuSO4। और फिर आपका क्या है, कॉपर सल्फेट के बाद सोडियम क्लोराइड आपका NaCl। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फिर आपका क्या है, अल्मोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस, इसमें जो एसिड है क्या है, एसिड है बेस ये जितना पे आप ये SO4 देख रहे हैं, सब में जो एसिड है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4। सारे एसिड है। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और यहाँ पर आपका जो है वो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जहाँ पर Cl है वहां पर क्या HCl है। और ये जो CO3 है ये आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, ये सारे एसिड और बेस का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। किस सॉल्ट ऑफ फैमिली से, जो जहां जहां पर आप SO4 देख रहे होंगे वो सारे आपके सल्फेट सॉल्ट है आपके। ठीक है, जहां पर ये Cl देख रहे होंगे 1 और 2, ये आपके क्लोराइड सॉल्ट है। और जहां पर ये Na देख रहे होंगे ये सारे आपके क्या है, सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, सारे आपके क्या है, सोडियम सॉल्ट है। तो इस तरीके से आप इनके फैमिली को भी बता सकते हो। चलिए, अब एक्टिविटी 2.14। ठीक है, कलेक्ट सम फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। क्या है, पहला पहला है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सब में बताना क्या है आपको, सब में आपको बताना है सम अदर सॉल्ट अवेलेबल, चेक देयर solubility इन वाटर। तो भैया सब सॉल्ट होंगे। चेक द एक्शन ऑफ दिस सोल्यूशन ऑफ द ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग पेपर। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है 7, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट है 7, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है 7, जिंक सल्फेट सॉल्ट है 7। और कॉपर सल्फेट हल्का सा 7 से कम होगा, कॉपर सल्फेट हाँ। सोडियम एसिटेट एसिड ही होगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एसिड होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड होगा। ठीक है, तो ये सब एसिड होंगे, ये बेस होगा और ये आपका बेस होगा। और बाकी सारा का क्या सॉल्ट है। ठीक है, उसमें एसिड कौन से, सॉल्ट कौन से आपको बताने होंगे। ठीक है, बता दीजिए। हम्म। ये आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में आपका जो एसिड यूज हुआ है आपका HCl यूज हुआ है। और जो बेस यूज हुआ आपका NOH हुआ है। जो पोटेशियम है उसमें आपका HNO3 यूज हुआ है एसिड में। और बेस में आपका KOH यूज हुआ है। ठीक है, फिर आपका एल्युमिनियम क्लोराइड है उसमें आपका HCl यूज हुआ है। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ है। इस तरीके सारे हैं, आपको देख लीजिएगा सब में होगा।
उसको एक एक करके आप बता दीजिएगा। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में इस चैप्टर का, वो है आपका सॉल्ट का पार्ट। यहाँ के बाद सारी एक्टिविटी खत्म हो गई है। ठीक है, एक एक्टिविटी है सिंपल सी पीछे, उसको देख लेंगे। अब यहाँ से किसका पार्ट शुरू होता है? आपका सॉल्ट का पार्ट शुरू होता है। तो सॉल्ट में by now you have learned that the salt is formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide। जब एसिड और बेस मिलता है तब हम क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, जिसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट का इस्तेमाल हम लोग अपने खानों में करते हैं। जो सी वाटर होता है वो कंटेन करता है सॉल्ट को। तो सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड जो ओशियन वाटर होता है, जो सी वाटर होता है, उससे हम लोग अलग करते हैं। ठीक है। द लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्राउन होते हैं, किसकी वजह से? इम्प्योरिटीज की वजह से। इसको हम लोग रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमको रॉक से मिलते हैं। ठीक है। रॉक सॉल्ट को जैसे हम लोग कोल को माइन करते हैं, वैसे ही हम लोग रॉक सॉल्ट को भी माइन करते हैं। ठीक है। कॉमन सॉल्ट। The common salt obtained as an important raw material from various material of daily use, such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, and many more. Let us see how one substance is used in making all these substances। चलिए अब देखते हैं कैसे एक सब्सटेंस से हम लोग ये सारे सब्सटेंस को बनाते हैं। ठीक है। वेर इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब हम एक एक्वस सोल्यूशन, जिसको हम लोग ब्राइन वाटर कहते हैं, मतलब मैंने एक नमक पानी लिया है, सॉल्ट प्लस वाटर लिया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। ठीक है। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म व्हाट? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने सोडियम और क्लोराइड और वाटर को लिया है तो ये क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इसके साथ साथ एक गैस रिलीज करता है, जो कि क्या है? आपका क्लोरीन गैस है। और दूसरी गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसको कि इसमें क्लोरीन मिल रहा है और एक एल्कली मिल रहा है, जो कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। क्लोरीन गैस कहाँ पे मिलता है? ये देखिए, क्लोरीन गैस हमको मिलता है एनोड पे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा कि क्लोरीन गैस में कहाँ मिलता है? एनोड पे मिलता है। और हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलता है? कैथोड में मिलता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड के आसपास मिलता है। ये तीनों चीज आपको नोट होनी चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है कि क्लोरल्कली प्रोसेस में आपको एनोड में क्या मिलता है। तो आपका एनोड में क्या मिलता है? क्लोरीन गैस मिलता है। कैथोड में क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलता है। और कैथोड के आसपास क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एनोड पे क्या है? आपका क्लोरीन गैस है। कैथोड पे क्या है? हाइड्रोजन गैस है। और इसी के आसपास क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। जो क्लोरीन गैस मिलता है वो आपका वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, स्विमिंग पूल में यूज होता है, और सीएफसी पेस्टिसाइड्स वगैरह में यूज होता है। हाइड्रोजन गैस फ्यूल में यूज होता है, अमोनियम बनाने में यूज होता है, इन सब चीजों में यूज होता है। और जो एनओएच होता है वो आपका सोप बनाने में इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस में एनोड के पास क्या मिलता है? क्लोरीन गैस मिलती है। और कैथोड के पास क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। और कैथोड के आसपास क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है। अब क्लोरीन प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस तो खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे सारे सॉल्ट्स का, जो कि हर एक सॉल्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चीजों को जानना है, बस उसी उसी चीज को जानिए, बाकी ये सारे सॉल्ट आपको इजीली पता हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगे लाइम वाटर को, और लाइम वाटर को मिलाओगे इसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और वाटर मिलेगा। देखो, यही बोल रहा है कि जब मैं क्लोरीन को, और क्लोरीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्लोरीन गैस को लिया था, उसी क्लोरीन गैस को जब मैं लाइम वाटर के साथ मिलाऊंगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, जो कि है क्या? CaOCl2। ठीक है। इसका जो एक्शन तो काफी कॉम्प्लेक्स भी होता है। अब इसका इस्तेमाल सबसे इम्पोर्टेंट, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को ब्लीचिंग करने में, लिनन के टेक्सटाइल में। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता है। और ये वाटर में से जर्म्स को भी मारता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग, पानी में से जर्म्स मारना। कौन मारेगा? ब्लीचिंग पाउडर मारेगा। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा? जो क्लोरीन प्रोसेस में करूंगा, उसमें से जो क्लोरीन गैस मिलेगी, उस क्लोरीन गैस को जब मैं पास कराऊंगा किससे? लाइम वाटर से। लाइम वाटर से जब मैं क्लोरीन गैस को पास कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, जो कि क्या है? CaOCl2। ठीक है।
चलिए, ये हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्या है? ब्लीचिंग सोडा है, सॉरी बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा हम लोग मोस्टली किचन में यूज करते हैं, जिससे कि टेस्टी और किसी किसी पकौड़े मिलते हैं। तो जो पकौड़ा फूला फूला होता है वो किसकी वजह से होता है? वो इसी बेकिंग सोडा की वजह से होता है। पर ये बेकिंग सोडा हमको ऐसे नहीं मिल जाता है, इसको भी बनाने का तरीका है, चलिए देखते हैं। ठीक है, इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या? NaHCO3। NaHCO3। ये प्रोड्यूस कैसे होता है? जब सोडियम क्लोराइड से, क्या सोडियम क्लोराइड से में वाटर, ऑक्सीजन और अमोनिया, याद रखिएगा, सोडियम वाटर और सॉरी सोडियम सॉरी सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, जब इन सबको मिलाता हूं तब जाके मुझे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। क्लियर है बात? और यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा है। क्या है? बेकिंग सोडा है। ये बेकिंग सोडा है। अब मुझे इसको, बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाना है। क्या बनाना है? बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाना है। ठीक है। एक चीज और यहाँ पर रखिए, ये देखिएगा, अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैं अगर हीट करूंगा तो मुझे क्या देगा? सोडियम कार्बोनेट दे देगा और वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए हमने क्या क्या इस्तेमाल किया था? नमक का इस्तेमाल किया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया था, वाटर का इस्तेमाल किया था, अमोनियम का इस्तेमाल किया था। तो मुझे क्या मिला? अमोनियम क्लोराइड मिला और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब यही जो बेकिंग सोडा मिला है, मुझे इसको बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं बेकिंग पाउडर में तभी कन्वर्ट करूंगा जब इसके साथ में कोई एक इडिबल एसिड, मतलब ऐसा एसिड जिसको मैं खा सकूं। ठीक है, कोई भी एसिड मत डाल देना, HCl मत डाल देना। नहीं है, HCl मत डाल देना, ऐसा एसिड जिसको तुम क्या कर सको? खा सको। तो मोस्टली कौन सा एसिड यूज होता है? टार्टरिक एसिड यूज होता है। तो जब मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड को मिलाता हूँ तो एक CO2 गैस रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को रिलीज करता है। यही जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, इसी के वजह से जो ब्रेड होता है वो थोड़े से क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, स्पॉन्जी बन जाते हैं, सॉफ्ट बन जाते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि जो पकौड़ा है, जो ब्रेड है, वो इतने स्पॉन्जी का है, तो स्पॉन्जी इसलिए है कि जब मैं बेकिंग पाउडर को उसमें मिलाता हूँ तो बेकिंग पाउडर क्या रिलीज करता है? वो रिलीज करता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वही जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो केक को काफी क्या बना देता है? स्पॉन्जी बना देता है। समझ में आई बात? चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द इंग्रेडिएंट ऑफ एंटा एसिड भी। सोडियम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग एंटा एसिड के तौर पे भी कर सकते हैं। जब एसिडिटी हो, घर में कोई दवा ना हो, तो बस बेकिंग सोडा खा लो, सही हो जाओगे। ठीक है। चलिए, इसका इस्तेमाल हम लोग फायर एक्सटिंग्यूशर में भी करते हैं। इसमें करते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर में आग को बुझाने में भी करते हैं। क्यों? CO2 गैस रिलीज हो रही है भाई, इस वजह से। चलिए, अब नेक्स्ट तीसरा सॉल्ट। तीसरा सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। आपने देखा था जब मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर रहा था तो क्या मिल रहा था आपको? आपको मिल रहा था सोडियम कार्बोनेट। अब यही सोडियम कार्बोनेट के साथ जब मोल्स ऑफ वाटर आ जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये वॉशिंग सोडा बन जाता है। क्या बन जाता है? वॉशिंग सोडा बन जाता है। और इसी, ये 10H2O को क्या कहते हैं? इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसकी वजह से इसको क्रिस्टल का शेप मिला है। ठीक है, इसी की वजह से इसको क्या मिला है? क्रिस्टल का शेप मिला है। सोडियम कार्बोनेट का यूजफुल केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल हम लोग वॉशिंग सोडा बनाने में करते हैं। इसका ग्लास बन सकता है, सोप बन सकता है, पेपर इंडस्ट्री बन सकता है। ठीक है, बोरॉक्स भी बन सकता है। ये एक क्लीनिंग एजेंट के घर पे भाई साबुन से तो कपड़ा धोते हो, तो उसके रॉ में भी काम आता है। क्लियर है? बात समझ में आई? तो तीन चार चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखो, तीन सॉल्ट हुआ है। पहला कौन सा था? पहला ब्लीचिंग पाउडर था, जब क्लोरीन गैस को हम पास करते थे लाइम वाटर से। दूसरा क्या था? जब हम लोग नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम को मिलाते थे तब मिलता था हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते थे तो सोडियम कार्बोनेट मिलता था, जिसे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में जोड़ते थे तो आपको क्या मिलता था? आपको मिलता था साबुन, सोप, वॉशिंग सोडा। ठीक है।
हाँ 2.5 बहुत ही सिंपल सा एक्टिविटी है। कॉपर क्रिस्टल सोल्यूशन को मैं हीट करूंगा। वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। हीटिंग के बाद ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा? उसके वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे। वो वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ लग जाएंगे? इसके आसपास लग जाएंगे। उस वाटर मॉलिक्यूल्स का नाम क्या होता है? इस वाटर मॉलिक्यूल्स का नाम होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे देखो साफ साफ दिया है, कॉपर क्रिस्टल इज सीन टू बी कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी फॉर्मूला में प्रेजेंट होते हैं उनको सॉल्व बनाने के लिए। और 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कॉपर में, जिसके वजह से वो कॉपर सल्फेट बनता है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बनता है। ठीक है। वही जब मैं बंद करता हूँ तो ये 5 मॉलिक्यूल वाटर के गायब हो जाते हैं, तो ये व्हाइट कलर का बन जाता है। ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मतलब उतने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए किसी सॉल्ट को जिससे कि वो क्रिस्टल का शेप पा सके, कलर पा सके, इसलिए चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो सबसे पहले जब मैं जिप्सम को, किसको? जिप्सम को 3 केल्विन में हीट करता हूँ, तो वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को वहां से हटा देता है और वो क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाफ का मतलब है हेमी, और हाइड्रेट का मतलब है H2O। इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम जो कि क्या है आपका, CaSO4.2H2O, जब उसको बर्न करता है 1.5 और वाटर मॉलिक्यूल्स को खो देता है तो क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। और इसी का इस्तेमाल डॉक्टर लोग करते हैं फ्रैक्चर बोन को सही जगह पर लाने के लिए। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से वाटर मिल जाता है तो फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में। और जो कि बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है। ये बहुत ही क्या होता है? हार्ड होता है। तो देखो क्या क्या देखा हमने। देखा क्लोर एल्कली प्रोसेस। एनोड पे क्या कलेक्ट हुआ था? एनोड में आपका क्लोरीन गैस कनेक्ट हुआ था। कैथोड में क्या कनेक्ट हुआ था? हाइड्रोजन गैस कनेक्ट हुआ था। कैथोड के आसपास क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड था। यहाँ से जो क्लोरीन गैस मिली, यहाँ से जो क्लोरीन गैस मिली उसका रिएक्शन किसके साथ करवाए? लाइम वाटर के साथ करवाए। क्या मिला? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड मिला, ब्लीचिंग पाउडर मिला। उसके बाद हमने नमक लिया था, नमक के साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया था, उसके साथ वाटर मिलाया था, उसके साथ अमोनियम मिलाया था। हमें क्या मिला था? अमोनियम क्लोराइड। क्या मिला? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा मिला। बेकिंग सोडा के साथ जब मैंने एडिबल एसिड मिलाया तो वो बेकिंग पाउडर हुआ। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं तो सब चीजें बहुत स्पॉन्जी हो जाती है। किसके वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज के वजह से। ठीक है। जिप्सम लिया, जिप्सम को 373 पे हीट किया। 373 हीट करने पे वो 1/2 वाटर मॉलिक्यूल्स को खो दिया, हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स बचे। तो क्या कहलाएगा वो? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर लोग करते हैं हड्डियों को जोड़ने में। ठीक है। तो यहीं पर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर खत्म होता है। ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा हमने एनसीईआरटी, देखो जो भी नोट्स आप पढ़ रहे होगे, चीजें पढ़ रहे हो, सब में यही चीज दिया है। सब आपके बुक में है। सब आपके बुक में कुछ ज्यादा ही है। तो बस यही पढ़ाना है। कुछ यूट्यूब चैनल्स लोग ने कुछ ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं। पता नहीं कहाँ के लिए पढ़ा रहे हैं। बोर्ड के लिए तो नहीं पढ़ा रहे हैं। कुछ ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं। जितना एनसीईआरटी में दिया है वो आपका यही है। इससे ज्यादा नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज सभी लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो भी कमेंट कर सकता है, जिससे कि उसके ऊपर वीडियो बन सके। तो इसी तरह हर एक क्लास का हम एक एक एनसीईआरटी बुक का हम लोग कवर करेंगे। आज एक चैप्टर हुआ, कल दूसरा चैप्टर होगा। ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।